पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हुए 1 महीना हो गया। फाइनली शहजाद तुम जाग गए हो टू इलेक्शन रैगिंग? जी बिल्कुल मैं जाग गया हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सुबह बखैर ज़िंदगी। देखें वो जो एक नीजक रिएक्शन होता है वो इस चैनल से आप ना एक्सपेक्ट करें। हम कोशिश करते हैं कि व्हेन द डस्ट सेटल्स थिंग्स आर मोर क्लियरर, तब एक एनालिसिस कर सकें बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द एविडेंस, रादर देन फ़ौरन आप सोशल मीडिया पर रिएक्ट करें। उसमें गलतियाँ ही होती हैं, मुझसे भी हो गई हैं इन द पास्ट। होपफुली आई विल लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। लेकिन कोई भी इलेक्शन एनालिसिस करने से पहले ये कैविएट करना ज़रूरी है कि 2024 के इलेक्शंस की हम जब भी बात करेंगे तो उससे पहले जो पीटीआई के साथ हुआ, जो 1-2 साल से उनके वर्कर्स को उठाया जा रहा था, उनकी लीडरशिप को जेल कर रहे थे, बैट सिंबल छीन कर वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया, उसकी वजह से ये इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है वो हमेशा से ही क्वेश्चनेबल थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात भी सच है कि जो इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस में जजमेंट आई, मैंने वो पहले भी केसेस एनालाइज किए हैं, केसेस में मेरिट है, बट एस्टैब्लिशमेंट उनको इस्तेमाल कर रही है माइनस इमरान खान फार्मूला में। स्पेशली जो इद्दत केस था उसकी वजह से जो पीटीआई का वोटर बेस है वो भी चार्ज हुआ, वो लोग गए, उन्होंने वोट दिया, और जो एक न्यूट्रल जानवर वोटर बेस है उसने भी पीटीआई को सपोर्ट किया ऑन द बेसिस कि यार इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ जुल्म कर रही है, इस वक्त ये लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। स्पेशली जो इद्दत जजमेंट आया वो फीमेल ऑटोनॉमी पे एक ऑलमोस्ट हमला था, तो उसकी वजह से भी पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा। अगर हम वोटर टर्नआउट देखेंगे पिछले कुछ इलेक्शन से, एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं, लेकिन जो परसेंटेज है ऑफ वोटर्स वो कम हुई है पिछले इलेक्शन से। इसका मतलब ये है कि पीटीआई का वोटर तो गया है, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी है, इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री हैज़ शन्ड द इलेक्शन। इसमें एक बड़ा एलीट टेक होता है कि भाई आप लोगों का राइट है, आप वोट दें। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते आए हैं, आप बलूचिस्तान में देख लें, एनीबडी हु डिसाइड्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन द शैम, आप उनको नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते। इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिसल्यूजनमेंट, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सालों साल उन लोगों को डिसल्यूजनमेंट में डाला है। वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखें वो इस्लामाबाद आए, प्रोटेस्ट किया, मारंग बलोच की जब वापस गई तो हज़ारों लोग आए। सो देयर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इलेक्शंस को वो लोग इसलिए शन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आप एज अ शैम रन करते हैं, और हमेशा की तरह ये इलेक्शंस भी शैम थे। फिर साथ ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इलेक्शन का कोई पॉइंट नहीं था, ये कम्प्लीटली पॉइंटलेस थे। आपको एक स्नैपशॉट ज़रूर मिल जाता है कि पब्लिक सेंटिमेंट कहाँ है। एक एलीट तबके में राय पाई जाती है कि जो कीमे वाले नान पे वोट बेचने वाले लोग हैं, इनको तो डिक्टेटरशिप पसंद है, इनको तो डंडा देना चाहिए, इनके पास तो वोट का हक ही नहीं होना चाहिए। आप अगर पाकिस्तान की लीड देखें, पाकिस्तान की एजुकेटेड क्लास देखें, जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है वो उनकी गोदी में जाके बैठे हैं, बड़े खुश हुए हैं। आजकल भी आपका लीड तबका कहता है कि जी मुशर्रफ का टाइम बड़ा अच्छा था, तो वो ये राय रखते हैं। साथ ही साथ अगर आप अवाम का वोट देखें, अवाम का मैंडेट देखें, राइट फ्रॉम 47, उसके बाद और अगली वीडियो जो होगी वो 47 से लेके आज तक के जो इलेक्शंस हुए हैं उन सबके एनालिसिस पे होगी इंशाल्लाह। अवाम का जो वोट पड़ा है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही पड़ा है। 1970 में अगर हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, अवामी लीग हो गई, पीपीपी हो गई, एएनपी हो गई, नैब हो गई, तो वो एक सोशलिस्ट मैंडेट पे, एक अवामी मैंडेट पे, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पे थे, वो जीती। बेनज़ीर भुट्टो जीती हैं आईजीआई के अगेंस्ट। तो एक तारीख ज़रूर रही है पाकिस्तान की एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ने की। तो इस दफ़ा ये बहुत खुशाइन बात है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मुझे वोटर रिज़ल्ट या इलेक्शन रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा, और मेरी पहली पोस्ट ये थी कि कूडोस टू पीटीआई एंड देयर सपोर्टर्स कि उन्होंने मोबिलाइज़ किया लोगों को वो बैलेट तक लेकर गए। मुझे लगता है कि जी बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है वो मौत रिडन है, वो तबाहशुद है, लेकिन विद इन द सिस्टम इसकी एक एवोल्यूशन करना तरीका है इसको बेहतर करने का, इसमें पार्टिसिपेट करने का। अगर आप कहें कि सारा पॉलिटिकल प्रोसेस तबाहशुद है तो जाके हम पार्लियामेंट जला दें या पार्लियामेंट पे हमला कर दें, उससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इलेक्शन बायकॉट नहीं किया, वो गए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बर्बरियत और इस्टेब्लिशमेंट का जो फियर है उसके बावजूद जाकर अपना वोट डाला। सो दिस इज़ वेरी good, and I was actually quite happy to see that. But I am disappointed in is what is happening right now कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट आ रही है जिसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। अभी हम कहते हैं भाई बड़े टफ डिसीजंस लेने हैं, वो कैसी टफ डिसीजंस लेगी? तो ये पॉलिटिकल केओस जो है, जो हमें लग रहा था, मैं शुरू से भी कह रहा था कि इलेक्शन से सॉल्व नहीं होगा, वो नहीं सॉल्व हुआ, कहीं ना कहीं वो डीपन हो गया। बट नाउ दैट द डस्ट हैज़ सेटल्ड, हम एक ब्रॉडर व्यू लेकर
इस रिज़ल्ट को देखें, और जो दुख भरी बात है या जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है कि पाकिस्तान में द हाउस ऑलवेज विंस, द एस्टैब्लिशमेंट ऑलवेज विंस। और जाहिरी बात है सब अपने एजेंडा पे चल रहे हैं, लेकिन जब वो अपने एजेंडा पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सियासत का या उनकी राय का या उनकी कैंपेन्स का जो फ़ायदा मिलता है वो इस्टेब्लिशमेंट को ही मिलता है। एंड महीने बाद बनाने का यही आइडिया है कि मैंने गलती कर दी थी कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शन के एक्साइटमेंट में मुझे जिस तरह इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैं भी आप लोगों को अपडेट कर रहा था, पोस्ट से अपडेट कर रहा था। सो द इन्फॉर्मेशन वाज मूविंग। जैसे पहले मुझे पता चला कि जी 10-15 सीटें हैं जो पीटीआई से छीनी गई हैं या धांधली हुई है। उसके बाद मुझे 5 और सीटों का पता चला तो मैंने पोस्ट डाली कि 20 हैं। फिर इलेक्शन की अगली रात ही मुशर्रफ ज़ैदी आए हमारी पॉडकास्ट पे, उन्होंने अपना एनालिसिस बताया हमें कि जी 20 से ऊपर हैं। अप्सा कोमल आई, उन्होंने बोला 20 से 25, 25 से 30। ये उसके बाद से मैंने ख़ुद काफ़ी लोगों से बात की है, ख़ुद मैंने देखा भी है, जर्नलिस्ट से भी बात की है। 20 to 30 इज़ द नंबर। प्लीज़ पार्टी प्रोपागेंडा में ना आया करें। PMLN भी अपनी मेजॉरिटी अनाउंस करने के लिए तैयार थी इलेक्शन रात को। इलेक्शन के अगले दिन भी उन्होंने बोला हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। PTI ने 2/3 अनाउंस कर दी बेस्ड ऑन ग्राफिक्स फ्रॉम सोशल मीडिया पेजेस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सोशल मीडिया पेजेस। दीज आर नॉट रिलायबल, राइट? तो अगर आप इस पर प्रोपागेंडा करेंगे तो केओस ही होगा मुल्क में। अगर हम वेट कर लें, अगर हम देख लें कि यार एविडेंस क्या आ रहा है और उसकी बेसिस पे डिसाइड करें, वी कैन मेक अ बेटर जजमेंट। अनफॉर्चुनेटली एक सेंस ऑफ एंगर है और राइटफुली है कि जो सिस्टम जिस तरह का हमने बनाया हुआ है, जो स्टेटस को जिस तरह का बनाया हुआ है, जो इनडिफीटेबल लगता है, उसके ख़िलाफ़ अगर आप एक मुहिम चलाएं या कोशिश करें और उसके बाद भी वो जीत जाए तो एक डिफ़ीट महसूस होती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम रियलिटी से जो है वो नाता तोड़ दें। फैक्ट्स और एविडेंस की बेसिस पर आर्ग्यू करेंगे, केस भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। श्योर PTI ने क्लेम किया कि जी हमारे से 80 से 90 सीटें चुराई गई हैं, लेकिन जब ECP के साथ फाइल करने का मामला आया, वो द न्यूज़ का आर्टिकल आप पढ़ लें, 35 सीट्स पे PTI कंटेस्ट कर रही है। मबासी का 24 फेब को द न्यूज़ में आर्टिकल है कि ECB के सामने 35 केसेस NA सीट्स के PTI ने फाइल किए हैं। मेरे ख्याल से जो 80, 90, 100 के फिगर्स इधर उधर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसमें प्रोविंशियल सीट्स भी हो सकता है इंक्लूडेड हों। जब हम नेशनल असेंबली सीट्स की बात कर रहे हैं, PTI भी जो कह रही है वो कह रही है 35। तो अगर वो 35 की 35 जीत भी जाती हैं, जो नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है कुछ कंप्लेंट्स में वो जीतेंगे, कुछ में जब खोला जाएगा कुछ और फैक्ट्स नज़र आएंगे। पर अगर अज्यूमिंग के 35 जो वो कंटेस्ट कर रही है PTI, वो 35 भी जीत जाए तो उनकी टोटल सीट्स 129 होती हैं, जो फिर भी 133 की सिंपल मेजॉरिटी से कम है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन 2024 रिग नहीं हुए? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। देखें, मैं ज़्यादातर PTI की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो मुझे फीडबैक आता है, जो डिबेट आती है या जो पुशबैक आता है, वो उसी तरफ से आता है। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि हर चीज़ को PTI के ज़ुमरे में या PTI की बाइनरी में देखना छोड़ दें। कल मैंने एक पोस्ट भी डाली जिसमें मैंने कहा कि भाई जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई गई थी एक शैम केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल रॉन्ग सेट राइट कर दिया, ये कहकर जो सबको पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। आप अगर कमेंट्स में देखें, कोई ताल्लुक़ नहीं है इस पोस्ट का PTI से, लेकिन क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से आ रहा है। तो PTI के ज़ुमरे से हटकर अगर हम देखें तो आप बलूचिस्तान को देखें। बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, मालिकी पार्टी है, मंगल की पार्टी है, उनके ख़िलाफ़ रिगिंग हुई। NA40 में अगर हम मोहसिन दावर का वाक़या देखें तो 3 लोग मर गए, 12 लोग इंजर्ड हैं। मोहसिन दावर एक फॉर्मर MNA हैं, वो अपने फॉर्म 45 लेने गए, RO से उन पर गोलियाँ चला दी गई, वो हॉस्पिटल में थे, उनके साथ सर्जरी हुई। इन अ वर्ल्ड वेयर वी थिंक कि अच्छा जी PTI है वो मैंडेट चोरी के अगेंस्ट लड़ रही है, जो रिगिंग के अगेंस्ट लड़ रही है। एंड मैं PTI की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि PPP और PMLN तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके एस्टैब्लिशमेंट की B टीम चल के गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो उन पर इस बात का क्या क्रिटिसिज्म करूँ? इस वक्त जो मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ मूवमेंट है, या हम कहते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो मुझे लगता है प्रिटेंड कर रहे हैं बट मान ले के हैं, वो PTI है। साथ हम देखते हैं एक वाक़या आता है कि एक फॉर्मर MNA को गोली लग जाती है। अब PTI के लिए तो ये ईद है ना कि यार इस चीज़ को हर जगह हम प्लास्टर करें, प्रमोट करें, इंटरनेशनल मीडिया में दिखाएं कि भाई इतनी रिगिंग हुई है, इतनी रिगिंग हुई है कि जब एक कैंडिडेट अपने फॉर्म 45 लेने जाता है उस पर गोलियाँ चला दी जाती हैं। ये किस किस्म की बर्बरियत हो रही है पाकिस्तान में? इंस्टेड शहबाज गिल ट्वीट करते हैं कि ये वही मोहसिन दावर हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाला था। ये डॉग विस्लिंग होती है। अक्सर लोग शायद जो ट्विटर पे नहीं है वो नहीं समझते कि किस तरह
ये किया जाता है कि आप किसी के बैक पे एक टारगेट बना दें, कोई लीडर हैं, तो फिर नीचे जो सारे सपोर्टर्स होते हैं उनको एक डॉग विसल मिल जाती है कि अच्छा इसको गालियाँ देनी है या इसको अटैक करना है। तो वही हुआ, इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग मोहसिन दावर एज अ हीरो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम द सिंबल ऑफ इलेक्शन रिगिंग इन पाकिस्तान, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनको अटैक करना शुरू कर दिया। साथ ही बलूचिस्तान जो है वो एक रेड लाइन है, वो सब पार्टीज़ को पता है जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं। पीपीपी की अगर हम बात करें कि जी पीपल्स पार्टी है, इन्होंने सरफराज बुख्ती को अपना चीफ मिनिस्टर लगा दिया बलूचिस्तान में। हम कहते हैं बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मिसिंग पर्सन है, और जो स्टेट है और जो पीपीपी है वो बलूचिस्तान में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लगा देती है जिस पे इल्ज़ाम है कि वो डेथ स्क्वाड चलाते हैं बलूचिस्तान में। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं बलूचिस्तान की आवाम को? मारंग बलोच इस्लामाबाद आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स कहती हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। पीटीआई के सपोर्टर्स को करना चाहिए था कि वो उनके साथ मिल जाएं, प्रोजेक्ट करें। द रीज़न आई डोंट सपोर्ट पीटीआई या मैं उनकी सफ़ों में खड़ा हुआ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर चेंज आएगा तो वो एक बंदा बदलने से नहीं आ जाएगा कि भाई हमारी पॉलिटिक्स हैव बीन रिड्यूस टू मेरा चोर तुम्हारे चोर से बेहतर है। अच्छा जी नंबर्स कर लो, तुम्हारे ने 5 करोड़ चोरियां की हैं, मेरे ने 10 करोड़ चोरियां की हैं। इससे बाहर आके आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो ये सारी मूवमेंट्स हैं इसमें हम एक इंटरसेक्शनैलिटी डालकर किस तरह एक रेजिस्टेंस फ्रंट पेश कर सकें। पीटीआई को चाहिए कि ये जो सारी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, whether that be मारंग बलोच, whether that be PTM, whether that even be ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स या औरत मार्च, इनके साथ मिल जाएं, क्योंकि अकेला आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। अकेला आप पावर कॉरिडोर्स में ये कर सकते हैं कि जी इनकी जगह मुझे सिलेक्ट कर लो, इस लाडले की जगह मुझे लाडला बना लो, जो पीडीएम ने किया। आप एक स्टेट के अगेंस्ट या आप एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते, विच इज़ वाई आई से कि पीटीआई की जो मूवमेंट है वो इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट है, कि एस्टैब्लिशमेंट के दो धड़े हैं। बाजवा और फैज़ की जो जंग थी, जो कुर्सी की लालच थी, उसके पीछे पूरे मुल्क का दिवालिया निकल गया। अभी भी वही चीज़ हो रही है। अगर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पीटीआई का उमर अयूब खान था। अब आप मुझे बता रहे हैं कि सिविलियन सुप्रेमेसी की जंग, एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जंग, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट की जो जंग है वो लड़ी जाएगी उमर अयूब खान से। उमर अयूब खान जो ग्रैंड सन हैं अयूब खान के, जिनके वालिद पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फातिमा जिन्ना, जिनको हम मदर ऑफ़ द नेशन कहते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, जिन्होंने एक रैली में जाके गोली चला दी, जिन पे मर्डर का इल्ज़ाम है। वन कैन से कि भाई उमर अयूब खान की क्या गलती है, आप उनके जो वालिद हैं, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उनका इल्ज़ाम उन पे क्यों लगा रहे हैं? उमर अयूब खान खुद तो मानने के लिए भी नहीं तैयार कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। तो वो जो उनकी लेगेसी है, तो क्या अब जब आप डेमोक्रेसी की एक मौसर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो आप अपने इस जो आपके बुजुर्गों के अमाल थे उस पर कोई शर्मिंदा हैं या कोई माफी मांगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा सही पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। मार्शल लॉ दादा ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था, मिर्जा साहब फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने करार दिया था? वो उसको टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर वो रिनाउंस कर दें, अगर तैमूर झागड़ा आके बोले कि भाई मेरे जो नाना थे गुलाम इसाक खान, वो पाकिस्तान में जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन थे, हम बोलेंगे यार वेरी गुड, ये लोग अब वाकई डेमोक्रेसी के साथ खड़े हुए हैं, बेहतरी चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मुशर्रफ को हीरो माने, अयूब खान को हीरो माने, और आज आप कहें कि नहीं हम सिविलियन सुप्रेमेसी चाहते हैं। नहीं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स ऑल्सो नीड टू बी सेट राइट। उमर अयूब खान की अगर आप खुद की सियासत देखें, मुशर्रफ ने PMLQ बनाई, अपना पेट प्रोजेक्ट, उसमें ये आ गए। 5 साल बाद जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PMLN के साथ हुई तो ये साहब कसीदे पढ़ना शुरू हो गए नवाज शरीफ के। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि सारे लोटे जो हैं वो PTI में जाएं क्योंकि ये लाडला हमने बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो उमर अयूब खान PTI में आ गए। इस तरह जो आदमी PTI में आए, जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है जी, वो मूछे उसकी इतनी नहीं है, वो गुल्लू बट नहीं लगता, तो आपको फ्यूडल लॉर्ड नहीं लगता, लेकिन वो ज़मीनें जो हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट ने दी ना। अयूब खान के खाते की जो ज़मीनें थी वो देकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर आपने एक इलेक्टेबल बनाकर एक आदमी को पॉलिटिक्स में डाला है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाकर हम कहें जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत होगी। कम ऑन, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट में बिलीव करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ, मेरा फ़लसफ़ा है, लेकिन मैं इतना उल्लू नहीं हूँ कि मैं उमर अयूब खान और अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को सपोर्ट करूँ। ये मफादात की सियासत है, ये शख्सियात की सियासत है, इसमें कोई प्रिंसिपल पोजीशन नहीं है। कल तक जो आदमी डीजल था वो आज मौलाना साहब हो गए, उनके साथ हम बैठ गए। इंसान पूछे कि JUIF का जो
स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो तो केपी है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी केपी में धांधली हुई है और पीटीआई उनके साथ मिल रही है, तो सवाल ये बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं कि किन्होंने उनके खिलाफ धांधली की। इस सवाल का जवाब दे दें जब आप लोग साथ मिल रहे हैं। और साथ मिलके क्या करते हैं, एक ब्लास्फेमी कैंपेन शुरू हो जाती है अगेंस्ट काजी फैज़ ईसा। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हो रही है, दिस कांट बी कॉल्ड प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स। देखें, आप मान लें कि पॉलिटिक्स जो होती है वो गंदी होती है, इसमें गंदे लोग होते हैं, उसमें कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। आज जो आपका ओपोनेंट है कल उसके साथ आप बैठ सकते हैं। आज जो आपने बोला हम सड़कों पे घसीटेंगे, कल उनके साथ कोएलिशन बना ली, फिर कि ठीक है भाई पॉलिटिक्स इस तरह से होती है, आप साथ मिल के बैठें। या तो आप वो राय रखें तो फिर सबके साथ बैठें, या तो आप ये राय रखें कि नहीं भाई हमारी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स है, अगर कोई चोर होगा, अगर कोई करप्ट होगा, कोई इस तरह का इंसान होगा जो हमें लगता है मुल्क का दुश्मन है, इससे बुरा कोई आदमी नहीं है, उसके साथ हम कभी नहीं बैठेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ इतनी मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग करें कि आप जो हैं, जो सपोर्टर जो हैं, उनके घर वाले भी किसी और को सपोर्ट करते हैं तो आप घर वालों से भी बात ना करें, शादियां भी ना कराएं, बैठें भी नहीं। आप उसको एक इस्लामिक टच दे के जिहाद बना दें, आप उसको हक और बातिल की जंग बना दें, और कल आप बोलें कि नहीं मैंने कहा तो था कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है लेकिन अभी आपका प्रेसिडेंट है। इस तरह की सियासत ना इधर की होती है ना उधर की होती है। एंड दैट क्लेम टू मॉरल सुपीरियॉरिटी डज नॉट होल्ड अप टू एविडेंस। और आज अगर मैं अली अमीन गंडापुर की बुराई कर रहा हूँ या मैं उमर अयूब खान की बुराई कर रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू कल अगर ये लोग पीटीआई छोड़ देते हैं तो पीटीआई वाले जो इनके बारे में बोलेंगे। अभी केपी की जो गवर्नमेंट कैबिनेट फॉर्म हुई है उस पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, और अच्छी बात है कि पीटीआई के अंदर से ही आ रहा है कि भाई शेर अफजल मरवत के भाई को लगा दिया है, उमर अयूब खान के कज़न को लगा दिया है, असद कैसर के भाई को लगा दिया है। ये किस खाते में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, अपने अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, जो पावर मिली है या जो स्लाइस ऑफ द पाई मिली है उसका शेयर आप अपने ख़ानदानों में बांट रहे हैं। लेकिन परवेज़ खटक के भी जो ख़ानदान के मेंबर्स हैं वो भी केपी में लगे हुए थे, तब तो इमरान खान थे ना, तब उसके खिलाफ किसी ने नहीं बोला। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई में भी पाई जाती है। जो इलेक्टेबल्स पीपीपी के थे, पीएमएलएन के थे, वही लोटे उठाकर पीटीआई में डालकर उनकी हुकूमत बनाई गई थी। तो ये जो एक वाइट वॉश है, ये जो एक ड्राई क्लीन है कि जी पीटीआई में रहे तो वो साफ़ व शफाफ आई एम लाइक एन एंजल है, पीटीआई से निकल जाए तो उससे बुरा कोई आदमी नहीं है। जो परवेज़ खटक के बारे में पीटीआई वाले लोग बोल रहे हैं वो मैंने कभी नहीं बोला। जो जहांगीर खान तरीन के फ़ैन कैम्स बनाते थे कि भाई इनके जहाज़ ने तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मीम्स बन रही होती थी कि भाई मैं आ जाऊँगा जहाज़ लेकर, आज वो शुगर डैडी भी हैं, वो करप्शन का सिंबल भी हैं, उनके बेटे अगर PSL में भी जाएँ तो उनको भी गालियाँ पड़ें। तो ये जो एक ब्लैक एंड वाइट सियासत हो जाती है कि अगर आप हमारे साथ हैं, हमारा हिस्सा हैं, तो आपसे तो बेहतर कोई आदमी नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी कोई बोलेगा तो वो गटर आदमी है, घटिया आदमी है, बायस्ड आदमी है, बिका हुआ है, उसको गालियां दें, उसके ख़िलाफ़ आप कैंपेन चलाएं। लेकिन अगर वो पीटीआई से निकल जाए तो फिर उससे बुरा कोई चीज़ नहीं है। एंड एवरीथिंग इज सीन एज ए डिस्ट्रैक्शन, राइट? कि एएसपी शहर बानो होता है, उसको टेंशन मिल रही होती है, मर मर के पाकिस्तान को कहीं इंटरनेशनली एक अच्छी न्यूज़ आई है। एएसपी शहर बानो गई BBC, वहाँ पे उसके कमेंट सेक्शन देखें, गालियाँ पड़ रही हैं, कहा जा रहा है पूरा ड्रामा किया गया, ईरान मिसाइल हुआ जी पूरा ड्रामा था। ये जो कंट्रोवर्सीज़ है ना, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। यू कैन नॉट सी एवरीथिंग with the lens of PTI, non-PTI. There is a world beyond PTI that exists. Even जब महारंग बलोच थी, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करनी थी, कहा जा रहा था ये जो है ये ड्रामा है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। मोहसिन दावर जिनकी अपनी सियासत है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी कहा जा रहा था ये भी ड्रामा है। अब तक अली वज़ीर को कहा जा रहा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। इस तरह नहीं बेहतरी आ सकती, इस तरह नहीं सिस्टम चेंज हो सकता। सब कहने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान पटवारी या जियाला बन जाता है। प्लीज़ इन बाइनरी से बाहर आकर देखें। ये जो PDM 2.0 बनी है, जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, जाहिर सी बात है ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की गोद में। आपको बता भी देता हूँ किस तरह बनी है। जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ आ जाए ना, एंड यू वांट इट टू बी ट्रू, यू बिलीव कि यार ये सच होगा तो मेरा एजेंडा प्रमोट होगा, प्लीज़ एक सेकेंड रिलैक्स करके उसको एनालाइज कर लिया करें बिफोर शेयरिंग। बहुत लोगों ने मुझे वीडियो देखी कि देखा पिंडी का कमिश्नर है, इसका ज़मीर जाग गया, इसने सच बोला। अब आप टाइमलाइन देख लें, 17 फ़रवरी को पिंडी के जो कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि रावलपिंडी में जी बड़ी धांधली हुई है, अब मेरा ज़मीर जाग गया। इलेक्शन में मैंने की,
बट इलेक्शन के एक हफ्ते बाद मेरा जी ज़मीर जाग गया और अब मैं सच बोलूँगा और बहुत बड़ी धांधली हुई है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बोला भाई आर्मी तो साफ शफाफ, सलूट सर, बड़ा अच्छा इन लोगों ने इलेक्शन कराया। चीफ जस्टिस काजी जो है ना, इन्होंने पीछे से सारी रिगिंग की। अब अगर आप लॉजिक भी लगाएं, इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही है, इलेक्शन कंट्रोल कर रही है, मीडिया कंट्रोल कर रही है, काजी फैज़ ईसा अपने बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और काजी फैज़ ईसा जो है ना वो मास्टरमाइंड कर रहे हैं पीछे से। ये सब कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि रावलपिंडी में रिगिंग नहीं हुई, बिल्कुल रिगिंग हुई, एब्सोल्युटली रिगिंग हुई, इस्लामाबाद में भी रिगिंग हुई और पीटीआई के खिलाफ रिगिंग हुई। बट ये जो ब्यूरोक्रेट थे ना पिंडी के कमिश्नर साहब, इस तरह के जो शेडी कैरेक्टर्स होते हैं वो हिस्टोरिकली इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि एक ब्यूरोक्रेट को इस्तेमाल किया गया था एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाने के लिए। द स्टोरी नेवर पास्ड द स्मेल टेस्ट। ये जो साहब हैं ये खुद काफ़ी शेडी थे, इनकी बस रिटायरमेंट होने वाली थी, कहा जा रहा था इनके रियल एस्टेट से भी बहुत ज़्यादा लिंक्स है। ही शुड नेवर हैव बीन बिलीव्ड बट पीपल वांटेड टू बिलीव इट। तो यही हुआ, हफ्ते बाद वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई के एक सीनियर लीडर थे जिन्होंने मुझे एक ये झूठ बोलने का कहा, उनका जो इशारा था वो पीटीआई के हमाद अजहर की तरफ थे। अब आप समझें कि हुआ क्या, आप इसकी टाइमलाइन देखें कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात हैं, कोई भी पार्टी सेंटर में फेडरल गवर्नमेंट बनाना ही नहीं चाहती थी। बिलावल भुट्टो इस पॉडकास्ट पे भी आए, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था, आप उसको कह लें जी पॉलिटिकल बयान है, मुझे भी उस वक्त यही लग रहा था कि बैठना दो, पीएमएलएन के साथ ही पड़ेगा। मेरी शुरू से यही प्रेडिक्शन थी कि पीपीपी और पीएमएलएन की कोएलिशन ही आएगी सेंटर पे, वही हुआ। बट बिलावल भुट्टो बड़े स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड थे कि पीएमएलएन के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बहुत बुरा रहा है, हम नहीं बैठेंगे, सागदार तो हमारी रेड लाइन है। तो बिलावल भुट्टो पीएमएलएन के साथ नहीं बैठना चाहते थे। साथ पीएमएलएन कह रही थी कि भाई सारे जो मुश्किल डिसीजन हैं वो हम लें, सारी गालियां हम खाएं, सारी महंगाई हम करें, हमें तो कोई और पार्टी सपोर्ट भी ना करे, तो जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बच गया है, जो हमारी 20-30 सीटें बच गई हैं, वो भी जला दें हम, तो हमें क्या मिलेगा, फिर जाओ, असी भी नहीं करते। तो पीएमएलएन ने बोला ठीक है, फिर हम भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेंगे, जिसने बनानी है फेडरल गवर्नमेंट आप बना लें, हम पंजाब लेकर बड़े खुश हैं। पीपीपी ने बोला हम सिंध लेकर बड़े खुश हैं। पीटीआई ऑब्वियसली वो केपी लेकर बड़े खुश थे। देखें फेडरल गवर्नमेंट के जो हाल हैं नहीं कोई लेना चाह रहा था। पीटीआई अगर कहती है 2/3 हम जीते हैं, 2/3 दे दो तो हम ले लेंगे, तो ये ऑफ कोर्स वो सेटअप कर रहे हैं ना। वो जिस तरह कभी कभी मुझे कोई शो आता है और मेरा नहीं होता मूड करने का, तो मैं भी कह देता हूँ जी 10 लाख दे दें, मुझे पता है वो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, शक्ल देखी मेरी कौन देगा। तो ये एक तरीका होता है कि फिर ना ही समझें आप। तो उन्होंने बोला 2/3 है, 2/3 दे दो तो हम कर लेंगे। उन्होंने नहीं करनी थी, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेनी थी। तो पैदा हो गए पिंडी के कमिश्नर। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। 17 फेब को पिंडी के कमिश्नर का बयान आया, 20 फेब को अनाउंस हो गया पीपीपी और पीएमएलएन की कोएलिशन है। तो जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये इंडिकेशन दी कि नहीं आपने नहीं करनी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है सर, फिर धांधली तो आपको पता है ना हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई है, पिंडी में भी हुई है, तो ठीक है अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट नहीं करनी तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी खोलते हैं हम हल्के, फिर देखते हैं जी पीएमएलएन पंजाब की गवर्नमेंट भी जीती है या नहीं जीती है। तो ये क्लियर सिग्नल चला गया कि आप अगर फेडरल नहीं करेंगे तो फिर आप प्रोविंशियल भी आपके लिए मुश्किल है। साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा कि जो पीर पगाड़ा हैं सिंध में, उन्होंने मार्शल लॉ की बातें करना शुरू कर दी थी। लोग जो सिंध की पॉलिटिक्स नहीं समझते, जो एंटी पीपीपी भी है ना सिंध में, यस राइट नाउ जो पीडीएम 2.0 बनी हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, लेकिन कभी भी हिस्टोरिकली पीपीपी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की लाडली नहीं रही है। वही एक पार्टी है जिनकी जो सारी लीडरशिप है उसको कत्ल किया गया, जो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं उनको पॉइजन करके मारा गया। सो वो कभी इस्टेब्लिशमेंट की लाडली पार्टी नहीं रही है। तो जो एंटी पीपीपी पार्टीज़ भी हैं ना सिंध में, वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं। तो सिंध में पीपीपी को इंडिकेशन दी कि फिर हुण खेल लो, इस तरह खेल लो, और पीएमएलएन को पंजाब में पिंडी कमिश्नर दे दिया कि सर फिर देख लो तुसी। 3 दिन में कोएलिशन भी बन गई, डिसाइड भी हो गया कौन बनेगा, किसको सपोर्ट होगा, और उसके 1-2 दिन बाद पिंडी कमिश्नर आ गए कि सर मैंने झूठ बोला था।
और आप सबको ये मैसेज गया कि वो देखो कैमरा और हाथ हिला दो। तो क्या ये इलेक्शंस फेयर हैं? नहीं, ये इलेक्शंस बिल्कुल फेयर नहीं हैं। क्या 2018 के इलेक्शंस फेयर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। काफ़ी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस कंपैरिजन से नाराज़ हो जाते हैं। आप अगर डॉन में पिलडैट का सर्वे देखें तो वो कहता है कि भाई 49% फेयर थे 2024 के इलेक्शंस और 52% फेयर थे 2018 के इलेक्शंस। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। हम अगर फॉर्म 45 की बात करते हैं, भाई 2018 में तो दिए ही नहीं गए थे फॉर्म 45। कोई द न्यूज़ का ही आर्टिकल अभी कल परसों का है कि 90% फॉर्म 45 तो मिले ही नहीं। साथ ही साथ 2018 का जो हम पोलिंग डे देखें, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हर पोलिंग स्टेशन में है, बैलेट बॉक्सेस हैंडल कर रही है, आप वोट भी देने जा रहे हैं तो एक फौजी आपको देख रहा है। किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं इस सर्कमस्टांस में, राइट? साथ ही साथ फिर आरटीएस भी बैठ गया। हम ये तो कह सकते हैं कि 2024 में जो प्री पोल रिगिंग हुई है, प्री पोल जो माइनस इमरान खान फार्मूला लगा है, वो हम माइनस नवाज शरीफ फार्मूला से कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि मे बी जो बैड सिंबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुई थी वो यूनिक है, वो डिफरेंट है। बाकी जो माइनस इमरान खान था केसेस के साथ, इद्दत केस में उनको एंटी इस्लामिक लेबल करने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ जो ओथ की पूरी कैंपेन टीएलपी और पीटीआई ने चलाई थी ब्लास्फेमी वाली, इट्स वेरी कंपेरेबल। सिर्फ जो डिफरेंस मुझे लगता है बड़ा जो डिफरेंस है, पीएमएलएन के भी वर्कर्स को उठाया गया था क्योंकि पीटीआई 9 मई में इन्वॉल्व थी, तो यस उसमें ज़्यादा अरेस्ट हुए, एक वो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है जो बैट वाला सिंबल था जिसमें पीटीआई के वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हुए, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। और अब भी जो हो रहा है, इट्स जस्ट एट सम पॉइंट वन हैज़ टू क्वेश्चन कि यार जो हमारे सोचने वाले हैं उनको कोई खुदा का भी खौफ है। ये जो रिज़र्व सीट्स भी नहीं दी जा रही पीटीआई को, आपने एक तो उनको पार्टी ही नहीं बनने दिया कि ये पार्टी है ही नहीं, अब आप उनको रिज़र्व सीट्स भी नहीं दे रहे जब उन्होंने कोशिश की किसी और पार्टी में घुसने की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में घुसने की। श्योर बाय लीगल मेट्रिक्स द लॉ माइट बी अगेंस्ट पीटीआई कि भाई उन्होंने जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर ही नहीं कराई तो उनको रिजर्व सीट्स कैसे मिल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बेटर सेंस शुड प्रिवेल एंड येस इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ अवर पॉलिटिशियंस, बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहीं ना कहीं तो इंटरवीन करना पड़ेगा ना कि यार बस कर दो। अगर आप चाहते हो कि जो भी मर कर डंडे मार कर फोर्स करके सबको पार्लियामेंट में बिठा दिया है, तो अब इस पार्लियामेंट को चलने तो दो ना, इस पार्लियामेंट की कोई तो लेजिटिमेसी होने दो ना। अगर आप एक पार्टी को इतना दीवार से लगाएंगे, उनको पार्लियामेंट से आउटसाइड पुश कर देंगे, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ माई डिफरेंसेस विद पीटीआई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आवाम की मैंडेट की। अगर पीटीआई को वोट पड़ा है, वो डिज़र्व करते हैं पार्लियामेंट में आना, वो डिज़र्व करते हैं उनकी जो प्रोपोर्शनल सीट्स हैं। आप इलेक्शन रिगिंग जब करें खुल कर देखें, सही तरीके से देखें। आई डू फील कि जो फॉर्म 45 वाला था उसमें बहुत प्रोपेगेंडा है, बहुत प्रोपेगेंडा है। ईसीपी ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए, हेवी टैम्परिंग थी उनमें, काटम पीटी हुई थी, ब्लैंको लगाए हुए थे। समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये किया भी क्यों। इलेक्शन के महीने बाद आपने करना था और इतना घटिया काम करना था। इसमें अली आफ्ताब की जो थ्योरी है, मैं तो उससे एग्री करता हूँ कि कोई पीटीआई का सपोर्टर ही था जो आरओ और पीओ होगा नवाज शरीफ के हलके में, क्योंकि उसने इतनी खुली धांधली की है कि भाई 13 कैंडिडेट्स के 0 वोट है। सब ने ही, मतलब वो कैंडिडेट खुद भी किया है और उसने नवाज शरीफ को जाके वोट दे दिया है। तो जिस लेवल पे नवाज शरीफ की धांधली की है वो इट्स ऑलमोस्ट एक्सपोज करने के लिए किया है कि कितनी ज़्यादा रिगिंग हुई है। तो नवाज शरीफ भी अभी सोच रहे होंगे मुझे क्यों बुलाया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पीटीआई की भी फॉर्म 45 वेबसाइट देखें, आई डू फील उसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू ज़्यादा है एज अपोज टू इट बीइंग अ मेट्रिक टू जज द इलेक्शन बाय। अगेन ये बातें होती हैं चीज़ें एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए। सिर्फ चीज़ सुनकर ये मत सोचा करें कि अच्छा फिर आप कह रहे हैं रिगिंग। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हुई है रिगिंग, वाइड स्केल पे हुई है। मैंने शाम तक कह दिया इलेक्शन को। लेकिन अगर आप जाएं, जेन्युइनली जाएं, मेरा यकीन ना करें, पीटीआई की वेबसाइट पे चले जाएं। पहला उनका क्लेम है कि जी 87 हमारी सीट्स हैं वो हमसे चुराई गई हैं, लेकिन डेटा जो है 57 का अपलोडेड है। पहली 3 तो इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद में मुझे लगता है पीटीआई के अगेंस्ट जो है रिगिंग हुई है। तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है अटक वाली सीट, उसका फॉर्म 45 खोल लें, उसका डेटा देख लें। आप ये देख लें,
पेज 1 जो है वो टैंपर हुआ है, इस पर ओवरराइट हुआ है। पेज 2 जो है डिलीट करके ओवरराइट किया हुआ है। पेज 9 जो है इस पर कटा हुआ है, ओवरराइट है। पेज 10 कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। पेज 11 ब्लैंक ही है। पेज 15 स्टैम्प ही नहीं है। पेज 16 कटा हुआ है। पेज 19 कटा हुआ है। पेज 21 स्टैम्प ही नहीं है। इसमें आप अगर जाते रहें, कुछ फॉर्म 45 ठीक हैं, कुछ फॉर्म 45 टैम्पर्ड विद लग रहे हैं। अब वो आरओ ने किया, अब वो पीओ ने किया, अब वो अपलोड करने से पहले जो पीटीआई का बंदा बैठा हुआ था उसने किया, मुझे क्या पता। ये तो वो है जो ऑब्वियस टैम्परिंग नज़र आ रही है कि ईसीपी ने जो अपलोड किए हैं और पीटीआई ने जो अपलोड किए हैं, एक नेकेड आई से बंदा देख सकता है कि भैया टैम्पर हुए हुए हैं। कहीं इलेक्शन का जो वो सिग्नेचर है वो नहीं मैच हो रहा, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। कहीं स्टैम्प ठीक नहीं लगा हुआ, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो जाहिर सी बात है जो जिस तरह के जजमेंट्स आए, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि पीटीआई का इस वक्त जो कोर्ट्स के ऊपर भरोसा है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। बट देन द क्वेश्चन बिकम्स कि भाई करना क्या है। कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा एंड वी हैव टू टर्न टू द कोर्ट्स। तो अगर हम एक जज बिठा लें कोर्ट के अंदर, सारे कैंडिडेट्स को बुला लें, सारे आरओस को बुला लें, सारे पीओस को बुला लें, अगेन ये तो वो एक इलेक्शन टैम्परिंग है ना जो हमें सामने नज़र आ रही है। साथ हो सकता है आरओ और पीओ ने भी कुछ ना कुछ हेरा फेरी की हो। नुसरत जावेद टीवी पे गए थे जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि केपी में बहुत सारे आरओस थे, पीओस थे जिनकी हमदर्दी पीटीआई की तरफ थी। लोधड़ा में जो पीटीआई सीट जीती थी एनए की, अगेन यू नो व्हेन वी थिंक अबाउट इलेक्शन रिगिंग, उसको होलिस्टिकली सोचना चाहिए कि जी बिल्कुल 20-30 सीट जो हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ रिग की गई हैं, बट हो सकता है कहीं ना कहीं पीटीआई के फेवर में भी रिग की गई हो। तो लोधरा में यही हुआ कि पीटीआई सीट जीती थी, वो जब रीकाउंट हुआ तो पता चला कि जी आरओ या पीओ ने थोड़ी बहुत हेरा फेरी की हुई थी। रीकाउंट में पीएमएलएन वाला जीत गया। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। इसमें जो बर्डन है वो मैं पीटीआई की तरफ नहीं डालूंगा, उनकी शिकायत बिल्कुल बजा है, ईसीपी की तरफ डालूंगा कि आपने जो वो अपने बॉसेस के लिए इलेक्शन रिग किया, जो 20-30 वो नहीं होता, एक झूठ छुपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ईसीपी के साथ ये हो गया कि वो जो उन्होंने 20-30 सीटों में हेराफेरी करनी थी या उनसे करवाई गई, उसके चक्कर में पूरा का जो पूरा इलेक्शन है ना उन्होंने जला दिया। एंड यस 20-30 सीटें पीटीआई के खिलाफ, बलोचिस्तान में भी की होंगी औरों के खिलाफ, केपी में भी की होंगी औरों के खिलाफ। तो इट्स नॉट 20-30, ओवरऑल सीटें तो बहुत की हैं, बट मेन अगर हम कहें कि अच्छा जी पीटीआई को कंट्रोल करना था इस इलेक्शन में, तो कोई जज बैठे, वो आरओ बैठे हैं, वो पीओ बैठे हैं, सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे हैं, और प्रोसेस ज़रा कुछ फॉलो करें। उसमें मीडिया रेप्स और जर्नलिस्ट भी जो हैं वो फेयरली रिपोर्ट करें। इसी तरह कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकती है। आई डोंट सी हाउ जस्ट बाय अनाउंसिंग कि गवर्नमेंट बन गई है, नेशनल असेंबली बन गई है, यस उसको एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी तो मिल गई है। हाँ, हमने इलेक्शन के बाद देखा बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे आए थे आर्टिकल्स कि जी इलेक्शन जो हुए हैं पाकिस्तान में बहुत क्वेश्चनेबल हैं। शॉर्ट मेमोरी है हमारी, 2018 में भी देखेंगे इसी तरह के आर्टिकल्स आए थे। जो लोग इसमें फंस जाते हैं ना कि यार मेरी पार्टी जीत गई तो सारी रिगिंग ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे की पार्टी जीत गई तो सारी रिगिंग गलत है, उस सोच से थोड़ा बाहर निकले। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस सब में फ़ायदा किसका हो रहा है कि जी एक गवर्नमेंट आ रही है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो क्वेश्चन की जा रही है। वो गवर्नमेंट कल को क्या कर लेगी? मुझे आप बताएं कि हम चाहते हैं रिफॉर्म हो पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट क्या कर लेगी? पीडीएम 2.0 गवर्नमेंट, जिस तरह केयरटेकर सेटअप चल रहा था, ऑलमोस्ट उसी तरह होगा, थोड़ा उससे ज़्यादा पावर होगी। ये क्या फंडामेंटल रिफॉर्म कर लेगी? ये अगर कल को एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी भी आंखें दिखाएगी या थोड़ा भी चैलेंज करेगी तो इनके पास है क्या ग्राउंड टू स्टैंड ऑन? नथिंग, राइट? तो जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की पार्लियामेंट बनी है, जिस तरह की गठजोड़ हुई है, इसमें जो जीत है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। फॉरेन पॉलिसी तो कभी पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती ही नहीं थी। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी SIFC कंट्रोल करेगी। तो ये एक सिविलियन गवर्नमेंट इन ऑल बट नेम है। जो लोगों को समझना ज़रूरी है, जो मैं बार बार हार्प ऑन करता रहता हूँ, आप जब कंपेयर करते हैं, आप जब तारीख देखते हैं, आप इसलिए नहीं देखते कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं आज जो हो रहा है, आप इशू को सही तरह समझने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम ओवरनाइट एक मार्शल लॉ में आ गए हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज़ अ क्वाज़ी मार्शल लॉ, इन इट्स अ मार्शल लॉ इन ऑल बट नेम। असद अली तूर को आपने उठा लिया, क्यों उठाया? क्योंकि भाई वो क्रिटिकल थे। अगर आप कहते हैं भाई इन्होंने कुछ झूठ बोला, ये एक
सिविलियन मैटर है, आप उनको सू करें, आप डेफेमेशन का केस करें, आप सिविलियन कोर्ट्स में चलाएं, आप डैमेजेस पे करें, जो करना है करें। कोई ये नहीं कह रहा कि असद तूर लॉ से बढ़कर है, जो लॉ अप्लाई होता है आप उसको अप्लाई करें। आप उनको उठा लेते हैं कि जी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप उनके लॉयर्स को उनसे नहीं मिलने देते, आप उनकी वालदा जो बीमार हैं उनसे मिलने नहीं देते, उसके बाद वो आदमी बेचारा भूख हड़ताल पर होता है, उसको मजबूरन बोलते हैं भाई यार आप अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें। क्या इस सिस्टम के ऊपर क्या किसी का भरोसा रह गया है? मतलब क्या ईमान रह गया है सिस्टम के ऊपर जब इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं? 5 दिन का उसका फिजिकल रिमांड देते हैं, फिर 2 दिन एक्सटेंड कर देते हैं। क्यों है असद तूर जेल में? हफ्ता हो गया, क्यों है वो जेल में? एंड अगेन इफ समबडी इज़ डन समथिंग रॉन्ग, द रीज़न मैं असद तूर वाले मामले में, ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है तो इसलिए मुझे इमोशनली अफेक्ट भी होता है, लेकिन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इमरान रियाज से अगर हम ये करें, इमरान रियाज जब पिछली दफ़ा उठाए गए थे, आप मेरे ट्वीट्स निकाल के देख, उस वक्त वो इसलिए उठाए गए थे बिकॉज वो क्रिटिकल थे ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इस वक्त वो जो एक ब्लास्फेमी कैंपेन जिसमें PTI JUIF, मैंने भी वीडियो की थी कि इमरान रियाज खान का जो रीट्वीट था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया कैंपेन्स पार्क हुई, उस वजह से अगर उनको उठाया गया है। Incitement to violence is a legitimate case. Just because you're a journalist or a YouTuber, you don't get to incite violence. उनको अगर शैम करप्शन चार्जेस में उठाया गया है, इस वजह से उठाया गया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करें, वो चीज़ गलत है। सो यू हैव टू लुक एट द इशू, नॉट द पर्सन। असद अली तूर के केस में कोई उन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं की। अगर कोई कहता है कि भाई इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत थी, स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो उनसे सोर्सेज रिवील करें, उनकी फ़ोन का इन्फॉर्मेशन लें। ये बर्बरियत है, ये जहालत है, ये फ़िरौनियत है। तो आपको एक इल्यूजन ऑफ चॉइस दिया जा रहा है बिटवीन PPP, PMLN एंड PTI। इन तीनों बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की जो सियासत है वो सिलेक्ट होने की सियासत है, वो सिलेक्टेड बनने की सियासत है। आपको जो इनमें से अच्छा लगता है, आपको लगेगा उनकी नीयत साफ़ है कि ठीक है हम गलत रास्ते से तो आ रहे हैं, हम चोर दरवाजे से तो आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद हम लोग अच्छा करेंगे। यही PPP के सपोर्टर्स भी आर्ग्यू करते हैं, PMLN के सपोर्टर्स भी आर्ग्यू करते हैं, PTI के सपोर्टर्स भी आर्ग्यू करते हैं। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, आप उसको उस वजह से सपोर्ट करते हैं, आप करें। पर ये जो मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग है ना कि जी हम प्रिंसिपल्स पर खड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शख्सियात की सियासत है। आप अगर PTI में भी देखें तो अब ज़रा क्रैक्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मरवत, असद कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हैदर मेहदी और आदिल राजा के जो जैसे लोग हैं उनसे हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। उस पर बड़ी नाराज़गी हुई PTI के सपोर्टर्स में, एक डिवाइड आ गया उनके ओपिनियन में। मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं ये अपने सोशल मीडिया लाइक्स, व्यूज़, डॉलर्स के लिए मरवा रहे हैं पार्टी को। इन्होंने गलत एडवाइस दी इमरान खान को, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वायरल किए। बहरोज़ सब्ज़वारी का जिस तरह से वो एक क्लिप नहीं वायरल हुआ था 9 मई को कि जी आसिम मुनीर मुल्क से बाहर हैं, आर्मी में बगावत हो गई है। इस तरह की जो स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वायरल की जाती है ना एक फ़िज़ा बनाने के लिए कि पता नहीं मुल्क में क्या हो गया है, उससे जो वो वायरल कर रहा है उसको बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं, उसकी वाह हो जाती है, वो व्लॉग उसका वायरल हो जाता है, बहुत पैसे कमा लेते हैं। ये अमेरिका में बैठ के, यूरोप में बैठ के, जहाँ जहाँ बैठे हुए ये लोग। पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो आवाम है वो बर्बाद हो जाती है। लिटरली इलेक्शन की रात को भी यही हुआ कि सोशल मीडिया पेजेस ने अपनी मकबूलियत के लिए प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ कि जी हम सबसे पहले, बंदा खुद सोचे कि यार जियो है, डॉन है, इनकी इतनी बड़ी टीम्स हैं, इनके रिपोर्टर्स हैं, इनके पास नहीं रिज़ल्ट आए। एक सोशल मीडिया पेज जो एक कमरे में बैठे हुए 4 लोग ग्राफिक्स बना रहे हैं, उनके पास सारे रिजल्ट्स आ गए, हर किस तरह आए? ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग इट अप, राइट, और दे हैव बीन टोल्ड टू मेक इट अप। तो प्लीज़ फ़ौरन मत रिएक्ट किया करें, थोड़ा पीछे हटकर चीज़ों को देखा करें, चीज़ों को सोचा करें। आदिल राजा और हैदर मेहदी, तो मैं इनसे तमाम पाकिस्तानियों को, अपनी PTI वर्कर को कहता हूँ कि इस किस्म की किसी भी प्रोपेगेंडे को आप सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन के बारे में मेरी क्या राय है। एंड जो लोग उस वक्त से मुझे गालियां दे रहे थे या बुरा भला समझ रहे थे, होपफुली दे सी द वर्ल्ड how I see it now, or what I've been harping on about what Pakistan's fundamental issue is for all these years. लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद भी मैं बोला अब गवर्नमेंट बन गई है, इमरान खान आ गए हैं, बिल्कुल धांधली से आए हैं, लेकिन लेट्स टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड, लेट्स गिव हिम अ चांस, लेट्स सी सम गुड हैपनिंग। उसी तरह जो इलेक्शन, जो सीट चोरी हुई है उसका हिसाब होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सेटअप लगा के होना चाहिए। आई एब्सोल्युटली थिंक कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने से, स्वेरिंग इन करने से, इन सब चीज़ों से पहले होना चाहिए था, ताकि जो पार्लियामेंट बन रही है उसकी एक लेजिटिमेसी हो। नहीं हुआ,
अभी भी कर लें, खुदा का वास्ता है कर लें। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के, उनको सिस्टम का हिस्सा बनाएं ताकि उनका एक स्टेक हो, उनकी एक ओनरशिप हो। PTI इन द पार्लियामेंट इज़ अ बेटर बेट फॉर पाकिस्तान दैन PTI आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। साथ ही साथ PTI को ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि और भी लोग हैं इस मुल्क में। देखें, आपकी कोई प्रिंसिपल सियासत नहीं है। आप चौधरी परवेज़ इलाही को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, आप मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं। आप कह रहे थे MQM हमारे इत्तेहादी हैं, लाइफ लॉन्ग इत्तेहादी हैं, इनके साथ तो शायद हम साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे अगला। जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट आपके खिलाफ कर दिया, अब तो इनके खिलाफ बैठ ही नहीं सकते, ये तो मुल्क के दुश्मन हैं, ये तो करप्ट हैं। वो 2019 में भी वही MQM थी, वो आज भी वही MQM है। कुछ नहीं बदला उस MQM में, सिवाय आपको लगता है इन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया था, दैट्स इट, राइट। तो अली मोहम्मद ख़ान ने सिर्फ तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ और ज़रदारी भी लीडर है। तो अब एक अली मोहम्मद ख़ान जो PTI के हीरो समझे जाते हैं, जिनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है PTI में, उनके खिलाफ भी अब कैंपेन चलाई जा रही है या उनको भी गालियाँ पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल PTI वाले लोग कैंपेन चला रहे हैं, बट एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है PTI सपोर्टर्स में कि अली मोहम्मद ख़ान ने बैक स्टैप किया इमरान खान को। इस सियासत से हमें बाहर आना पड़ेगा कि भाई जितने भी हैं सीटें, आप कहें 20 सीटें PMLN जीती है, आप कहें 30 जीती है, आप कहें 40 जीती है, आप कहें 100 जीती है, जितनी भी जीती है ना, PPP जीती है ना, आपको साथ बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जो बंदा है उसने भले मर्डर किया हो, उसने भले टेररिज्म किया हो, उसने भले लड़कियों के साथ ज़्यादती की हो, हमारी मजबूरी है, हमें गुंडा चाहिए। आपका जो लीडर है, क्योंकि उन पे करप्शन चार्जेस हैं, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। This just makes zero sense. मियां साहब खुद बड़े लीडर हैं, मियां साहब, खान साहब, जरदारी साहब। PTI के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अब कोई ना कोई इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नेगोशिएट करके ही निकालना पड़ेगा। वो साथ बैठे बगैर नहीं हो सकता। एंड ये भी रेड लाइन नहीं हो सकती कि इमरान खान को आप जेल से बाहर निकालें फिर हम बात करेंगे। भाई जो केसेस हैं, वो जो कोर्ट है, यस पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिक्स भी चलाती है और कोर्ट भी चलाती है, तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, बट इन एन आइडियल सिनारियो अगर केसेस में मेरिट है, द केसेस शुड टेक देयर ड्यू कोर्स। साथ कोई जो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है वो निकालें। MQM के पास अगर आप जाएंगे, आप बोलेंगे जी कराची में आपने पूरा मैंडेट चुराया, जो चुराया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक भी सीट नहीं जीतते, शायद 2 जीत जाते, शायद 3 जाते, शायद 4, जो भी जितनी भी जीत जाते, जितनी वो जीते हैं ये वो कभी नहीं जीतते। MQM को आप अगर ये बोलेंगे वो तस्लीम करेंगे, बोलेंगे लेकिन हम जो 2018 में जीत रहे थे तब आपने हमसे चुरा कर PTI को दे दी थी। तो ये जब तक चलता रहेगा कि पहले आपने किया, कोई सोल्यूशन नहीं बन सकता। आई थिंक हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस हमाम में सब नंगे हैं। कभी आप सिलेक्टेड थे, कभी आप लाडले थे तो दूसरा जेल में था, कभी आप जेल में हैं तो दूसरे सिलेक्टेड हैं। यही बैक एंड फोर्थ करना है। तो फिर जो आंटी गवर्नमेंट ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि अवाम इसमें बन रही है। तो मेरी सिर्फ यही आपसे इल्तिजा है कि चीज़ों को समझें, देखें, इतने जल्दी ट्रिगर मत हो जाएं या इतने जल्दी एक इमोशनल रिस्पॉन्स ना दें। अभी महमूद खान अचकज़ई ने एक स्पीच की, ओवरनाइट वो आदमी हीरो बना दिए गए, फ़ैन कैम्स बन गए उनके, जिस तरह अब शेर अफजल मरवत के फ़ैन कैम्स बन रहे हैं। आप लिख लें कि ये एक दिन गालियां देंगे जो लोग फ़ैन कैम्स बना रहे हैं, जिस तरह JKT को आज गालियां देते हैं ये लोग। तो क्या हो गया भाई, उन्होंने एक स्पीच की और वो कल PTI के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए। तो क्या आप लोग इतने बच्चे हैं? क्या आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं? क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि उस स्पीच देने से पहले PTI और महमूद खान अचकज़ई की बात हुई होगी कि महमूद खान अचकज़ई ने बोला होगा भाई PTI का कैंडिडेट तो नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट के पास नंबर्स नहीं है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। PTI ने आगे से बोला होगा अच्छा फिर आप कुछ ऐसी स्पीच करने का, तो ये प्लान नहीं था कि आप कल स्पीच करेंगे, आप हमारे PTI के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो जाएंगे। मतलब इतनी सिंपल ज़िंदगी है कि एक आदमी गया, उसने स्पीच कर दी, PTI ने बोला स्पीच तो बहुत अच्छी, आप हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। ये कोई डील नहीं हुई थी पीछे। अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके, बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई। सो दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ कि कल को इमरान खान महमूद खान अचकज़ई का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनसे स्पीच कराकर या उनसे कुछ इत्तेहाद करके हमारा पॉलिटिकल फ़ायदा होता है या पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, तो उन्होंने कर लिया ना। दिस इज अनफॉर्चुनेटली बट पॉलिटिक्स इज़, इनफैक्ट नॉट अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, कल को आप किसी को गालियाँ देते हैं, आज आप उसके साथ बैठे हुए, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की भाषा बोलें, काबुल की भाषा बोलने के ज़माने लग गए।
नई दिल्ली की भाषा बोलने के जमाने चले गए। साथ ही साथ जो मैंने ट्विटर पे भी कहा, बर्बरियत, फिरौनियत और जहालत वो हमारे स्टेट की है कि भाई उसने एक स्पीच कर दी, उसने क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है कर दिया, ऑलरेडी आपकी एक परसेप्शन है कि आप जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप डिसेंट बर्दाश्त नहीं करते, आप मार्शल लॉ लगाया हुआ है, तो आपको ना परसेप्शन की फ़िक्र है ना आपको रियलिटी की फ़िक्र है। आपने पुलिस भेज दी महमूद खान अचकज़ई के पास, क्यों? बिकॉज ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द स्टेट। सो जो स्टेट कर रहा है, जो ईसीपी ने किया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही पड़ती है, उनकी ही है 100%। लेकिन अब क्या सलूशन निकलना है मुझे नहीं नज़र आ रहा। अनफॉर्चुनेटली जो भी सिनारियो बना है, जो भी सिनारियो हो सकता है, उस सब में एस्टैब्लिशमेंट जीतती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यही तारीख़ रही है पाकिस्तान की 75 साल से। तो मेरी यही आपसे मेहरबानी है, यही आपसे इल्तिजा है, थोड़ी तारीख़ पढ़ें। और जो जो आज हो रहा है, रादर देन क्रिएटिंग एक्सेप्शंस फॉर योर सेल्फ, रादर देन क्लेमिंग एवरीथिंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड, एक जो तसलसल है पाकिस्तान में, उस तसलसल में चीज़ें रख कर सियासत को समझें। जो जिस वक्त विक्टिमाइज़ हो रहा है उसको उस वक्त सपोर्ट किया जाए। हक और बातिल की जंग प्रिंसिपल को बनाएं, शख्सियात और इंसानों या पार्टीज़ को ना बनाएं। क्योंकि अगर हम उस पार्टी कैंप्स में फंस जाएंगे, एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहेंगे, तो पीछे बैठी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हम पे हंसी रहेगी और वो जीतती रहेगी। क्योंकि उन्होंने बड़े सक्सेसफुली हमें बांट दिया है पटवारी, जियाले और यूटीए में, और इसी जंग में हम फंसे रहते हैं, इसी में हम एक दूसरे को बुरा बोलते रहते हैं, इसी में हमने एक शख्सियात चुन ली है जो हमें लगता है कि हमारा दीनो ईमान उस शख्सियात के साथ जुड़ा हुआ है, उस शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस शख्स परस्ती से बाहर आएँ, सियासत को समझें, उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, अदरवाइज दे विल विन अनलेस हम एक इंटरसेक्शनल रेजिस्टेंस माउंट कर सकें which is across party lines, which goes beyond party preferences। ऐसा नहीं हो सकता कि मुशर्रफ को आप अबू बोलें और आसिम मुनीर आपको बुरा लगे, इमरान खान को आप चुम्मियाँ दें और नवाज़ शरीफ को आप लानते। हम बोलें कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की तारीख में करती आई है, वो फ्रॉम हैंगिंग भुट्टो टू डिस्क्वालीफाइंग नवाज टू नाउ विक्टिमाइजिंग एंड इम्प्रिजनिंग इमरान खान, वो एक ही तसलसल का हिस्सा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर माइनस होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो अगर हमने सिर्फ यही करना है कि 2 साल बाद नवाज शरीफ हट गया और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने वापस अपना रिवर्स कर दिया है, तो अगर भंगड़े डाले जाएंगे और मिठाई बांटी जाएगी और सेलिब्रेशंस होंगी, तो फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। इसी ड्रामे में आपको फंसाए रखेंगे और आवाम को वही मिलेगा जो आवाम ने इनको 8 फरवरी को देने की कोशिश की। ठेंगा तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे।